आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बॉयज लॉकर रूम बहुत चर्चित रहा। इस ग्रुप में बच्चे ही थे, माइनर्स ही थे, ज़्यादातर बच्चे थे उसमें। करीब 10th क्लास के होंगे, 11th क्लास, 12th क्लास, कॉलेज फर्स्ट ईयर, बस इसी उम्र के बच्चे थे इसमें। मतलब करीब कितना 15 साल, 16, 17, 18 ऐसे ही कुछ की उम्र के बच्चे थे। यहाँ नाबालिग लड़कियों के बारे में अश्लील बातें की जा रही थीं। लड़कियां भी काफ़ी सारी, मोस्टली लड़कियां माइनर्स थी उसमें। ऐसी ही 15-16 साल की लड़कियां थी, छोटी छोटी। और मतलब मुझे काफ़ी बुरा लगा था ये चीज़ देख के, जब उन लड़कियों का जैसा रिएक्शन था, जिस तरह वो डरी हुई थी। उनमें से एक लड़की ने ये तक बोला था कि आज के बाद अपनी कोई पिक्चर में पोस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो ये काफ़ी गलत चीज़ थी किसी भी लड़की के लिए होना। सोशल मीडिया पर एक बंद ग्रुप में हुई बातचीत ने तूफान खड़ा कर दिया। बॉयज लॉकर रूम का मामला ये गंभीर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर हम जिनकी बात कर रहे हैं वो किशोर लड़के हैं। उससे ज़्यादा गंभीर बात ये है जिस तरह के फोटोज़ वो शेयर कर रहे हैं और बातें जिस प्रकार की हैं, वो सब डायरेक्ट तरीके से देखा जाए तो यौनिक हिंसा से जुड़ी हुई हैं। सवाल उठा कि क्या वर्चुअल स्पेस हमारे बच्चों के लिए सेफ है? वर्चुअल स्पेसेस जब हमारे सामने होंगे तो जाहिर तौर पर दुनिया उसका इस्तेमाल सीखेंगी। हमने अपने बच्चों को अनलिमिटेड एक्सेस दिया, हमने अपने छात्रों को टेक्निक के इस्तेमाल के लिए एकदम खुला छोड़ दिया, एकदम अनअटेंडेड छोड़ दिया। तो लाजमी है कि सही और गलत का जो फैसला है, जो निर्णय है, वो 12-13 साल के जो छात्र हैं वे नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या ये मामला अपने आप में अलग है या बहुत बड़ी तस्वीर का कोई छोटा सा कोना भर है? बॉयज लॉकर रूम का जो ये मामला सामने आया है, उसके अलावा न जाने कितने ही बॉयज लॉकर रूम होंगे जिनका हमें अंदाजा भी नहीं है। और क्या हमारे बच्चे सही रास्ते पर हैं? आपका बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है, इसका अंदाजा आपको तब हो जाना चाहिए जब या तो आपके बच्चे आपसे बातें छुपाने लगे, कमरा बंद कर बैठने लगे, बाथरूम में जरूरत से ज्यादा समय बिताने लगे, कंप्यूटर पर घंटों लगे रहने लगे और आपके जाते ही स्क्रीन चेंज कर दें। सवाल ये भी है कि क्या लॉकडाउन में हमारे बच्चे इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की तरफ बढ़ रहे हैं? ये एपिसोड शो करता है एक बहुत बड़ी समस्या जो भारत को जूझने वाली है। जब से पिछले करीबन 1.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, विभिन्न प्रकार के बच्चे अपनी जिज्ञासा के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग डार्क साइट्स पर, पोर्नोग्राफिक साइट्स पर जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो और मैं हूं पूनम कौशल। इस खास पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बॉयज लॉकर रूम मामले और उससे उठे सवालों की। हमारे साथ होंगे इस मामले को मंजरे आम तक लाने वाले छात्र। मेरा नाम हारिस खान है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं 21 इयर्स का हूँ। और महिला मुद्दों पर लिखने वाली लेखिका। नमस्कार, मेरा नाम नीलिमा चौहान है। मैं पेशे से प्राध्यापिका हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में और फितरत से मैं लेखक हूँ। साथ ही होंगी जानी मानी पेरेंटिंग विशेषज्ञ। मैं डॉक्टर रितु गुप्ता, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, एडोलेसेंट हेल्थ स्पेशलिस्ट और पेरेंट्स कोच भी हूँ। और महिला अधिकार विशेषज्ञ। मेरा नाम हेमलता वर्मा है और मैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ में एशिया ऑफिस में काम करती हूँ। इस पूरे प्रकरण का कानूनी पक्ष जानने के लिए हम बात करेंगे चर्चित साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल से। सबसे पहले सुनते हैं हारिस खान को और जानते हैं कि बॉयज लॉकर रूम ग्रुप के बारे में उन्हें कैसे पता चला। मैं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं था। मैं इस ग्रुप पे ऐड कभी भी नहीं हुआ था। इस पे काफ़ी सारे लड़के थे और ये रैंडमली ऐड करते थे लड़कों को। इसी तरह एक लड़का इसमें रैंडमली ऐड हुआ था जिसने इस ग्रुप का जब कंटेंट देखा तो उसे लगा कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है,
तो उसने ग्रुप लीव करने का सोचा और ग्रुप लीव करने से पहले उसने स्क्रीनशॉट ले लिए थे पूरी चैट के, जब से वो ऐड हुआ था तब से एंड तक। और वो जितनी भी अफेक्टेड लड़कियां हैं जिनकी पिक्चर्स थी उसमें, उनमें से एक लड़की को वो जानता था और उसने वो स्क्रीनशॉट्स उस लड़की को भेजे, और वो लड़की मेरी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है और उसने वो स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजे। मैं इन दोनों के नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये दोनों माइनर्स हैं। तो इसी तरह मुझे इस ग्रुप के बारे में पता लगा था। इस ग्रुप में बच्चे ही थे, माइनर्स ही थे, ज़्यादातर बच्चे थे उसमें। करीब 10th क्लास के होंगे, 11th क्लास, 12th क्लास, कॉलेज फर्स्ट ईयर, बस इसी उम्र के बच्चे थे इसमें। मतलब करीब कितना 15 साल, 16, 17, 18 ऐसे ही कुछ की उम्र के बच्चे थे। कम उम्र के लड़कों के इस ग्रुप में सहपाठी और अनजान लड़कियों के बारे में अश्लील बातें की जा रही थी। हारिस को जब ये पता चला तो उन्होंने उन लड़कियों से संपर्क किया जिनके बारे में यहाँ बात की जा रही थी। मुझे जब इस ग्रुप के बारे में फर्स्ट टाइम पता लगा तो मैंने उस टाइम पे तो बस यही सोचा था कि मतलब पहले हमने कभी ऐसी किसी चीज़ से डील नहीं किया था, पता था ऐसी चीज़ें होती हैं, डील नहीं किया था, तो हमें पता नहीं था क्या करना है। हमने सोचा एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप भी नहीं पेज बनाते हैं, कन्फेशन पेज। इन लड़कों से माफ़ी मंगवाएंगे, इनसे कन्फेस करवाएंगे। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक बड़ी चीज़ है, इसको मतलब इस पे एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए, इसको एक प्रॉपर मूवमेंट बनानी चाहिए, एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए हर उस लड़का या लड़की के लिए जो लगता है कि वो कुछ भी गलत प्राइवेटली करेंगे और उससे बच जाएंगे। तो मैंने चैट्स में जितनी भी लड़कियों की पिक्चर्स थी उसमें इंस्टाग्राम आईडीज़ भी थी लड़कियों की, तो मैंने वो इंस्टाग्राम आईडीज़ से उन लड़कियों को ढूंढा, एक इंस्टाग्राम पे ही एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप पे इन लड़कियों को मैंने बताया था कि कैसे क्या क्या हो रहा है। उसी ग्रुप पे सारी लड़कियां भी काफ़ी सारी, मोस्टली लड़कियां माइनर्स थी उसमें, ऐसी ही 15-16 साल की लड़कियां थी, छोटी छोटी। और मतलब मुझे काफ़ी बुरा लगा था ये चीज़ देख के, जब उन लड़कियों का जैसा रिएक्शन था, जिस तरह वो डरी हुई थी। उनमें से एक लड़की ने ये तक बोला था कि आज के बाद अपनी कोई पिक्चर में पोस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो ये काफ़ी गलत चीज़ थी किसी भी लड़की के लिए होना। तो लेकिन अगले दिन तक उन लड़कियों ने डिसाइड कर लिया था, एक दूसरे को उन्होंने वो स्ट्रेंथ दी थी कि वो ग्रुप बनाएं अपना पूरा, और मतलब साथ में यूनाइट हो, ग्रुप नहीं, आप साथ में यूनाइट हो और क्या कहते हैं, इस चीज़ को एक्सपोज करें, साथ में अपनी आइडेंटिटी रिवील करें और साथ ही इस चीज़ को बड़ा बनाएं, एक्सपोज करें हर चीज़ की। लेकिन ये अपने आप में अलग या अकेला ग्रुप नहीं है, ऐसे ग्रुप सोशल मीडिया पर बनते रहे हैं। हारिस अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं। मैं भी जब स्कूल में था, मैं भी जब छोटा था स्कूल में था, तो मैं भी ऐसे ग्रुप्स में कई बार ऐड हो चुका हूँ, कई बार, मतलब रैंडमली ऐसे मुझे ऐड कर दिया गया। उस टाइम पे मैं बच्चा था तो मैंने इस चीज़ के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, डरता था। लेकिन अब जब इस बार मैंने देखा तब मैंने स्टैंड लेने का सोचा। और मैंने कई बार ऐसे भी देखा है कि लड़कियों की कुछ अलग टाइप की पिक्चर्स किस तरह से सर्कुलेट होती हैं, और तो ये मजाक बन चुका है। ये मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, तो लोग प्राइवेटली अपने ऐसे ग्रुप्स वगैरह बना के चैट पे ये सब बातें करते ही हैं। तो ये काफ़ी कॉमन है। लड़कों की एक क्लोज्ड ग्रुप में हो रही बातें क्या नजरअंदाज करने लायक हैं? ये सोशल मीडिया पर पनप रहे एक गंभीर खतरे का संकेत हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हेमलता वर्मा कहती हैं, बॉयज लॉकर रूम का मामला ये गंभीर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर हम जिनकी बात कर रहे हैं वो किशोर लड़के हैं, अभी वो 18 साल की भी उम्र से कम है। उससे ज्यादा गंभीर बात ये है कि जिन मुद्दों पे वो लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह की घटनाओं की वो बात कर रहे हैं या जिस तरह के फोटोज वो शेयर कर रहे हैं और बातें जिस प्रकार की हैं, वो सब डायरेक्ट तरीके से देखा जाए तो यौनिक हिंसा से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो उनकी कन्वर्सेशंस हो, चाहे वो फोटोज जिस तरह की शेयर की हो, तो ये जरूर ये सच है कि ये विचलित कर देने वाली है ये पूरी एक स्थिति। लेकिन हाँ, हम लोग जरूर इस पे दुख व्यक्त करें, ऐसे घटनाओं की निंदा करें, ये कोशिश करें कि और ना हो। लेकिन ये कोशिश कि ये और ना हो, ये प्रिवेंशन का काम हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम सबसे पहले ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इस एज ग्रुप के बच्चों को, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, उनको सबसे पहले क्रिमिनल की तरह देखने के बजाय पहले हम एज अ सोसाइटी अपने अंदर झांकें कि हमने किस तरह का समाज का निर्माण, किस तरह के व्यवहार और नियम अपने जिंदगी में, यानी अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिलीज में या स्कूल्स में या फिर पब्लिक स्पेसेस में या मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिल्म्स में तैयार किया है।
जो नियम और बिहेवियर्स वो देख रहे हैं वो वहीं से सीख रहे हैं। वहीं लेखिका नीलिमा चौहान इसे महिलाओं के नजरिए से देखती हैं और मानती हैं कि ये सदियों से चले आ रहे पुरुषवादी नजरिए का ही नतीजा है। बॉयज लॉकर रूम की जो ये घटना है, मुझे नहीं लगता कि यह कोई एक ऐसी नई और अनोखी घटना है और एक अनएक्सपेक्टेड एक ऐसी घटना है कि जिससे हमें बहुत अधिक हैरान होना चाहिए। ये बहुत गंभीर घटना है, ये बहुत गंभीर मसला है, लेकिन यह एक एक्सपेक्टेड घटना थी उस समाज में जहां हम अपने लड़कों को मर्द बनना सिखाते हैं और अपनी लड़कियों को औरत होना सिखाते हैं। इस तरह की घटनाएं उस समाज को बहुत आराम से स्वीकारनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जेंडर ट्रेनिंग का नतीजा है जो हमारे सामने इस समय है। जब हम अपने लड़कों को सीना चौड़ा करके गली में घूमना सिखा रहे होते हैं, जब हम अपने लड़कों को अपनी बहनों की, अपनी माँओं की खास तौर पर इज्जत करना सिखा रहे होते हैं, जब हम अपने लड़कों को यह सिखा रहे होते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को आंसू नहीं आते, तब हम दरअसल अपने लड़कों को मर्द होने की वह ट्रेनिंग दे रहे होते हैं जिसका एक लाजमी नतीजा ये है कि वह इस तरह की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के रूप में अलग अलग जगहों पे एक्सप्रेस होती हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ इस मामले पर हैरानी जाहिर करें या ठहर कर सोचें कि गलती कहाँ हो रही है। हेमलता कहती हैं, तो हम लोग इस पे केवल शौक व्यक्त करने के बजाय ये समय है आत्मचिंतन करने का और कदम उठाने का कि एज पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी हम कहाँ पर ये स्पेसेस तैयार करें। ऑनलाइन स्पेसेस यानी कि हमारे वेब स्पेसेस या एप्लीकेशंस या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स, टिकटॉक, ट्विटर, जो भी साइट्स हैं जहाँ पर भी हम सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करते हैं, क्या हम कभी स्टैंड लें वहाँ पर ओपनली कि अगर कोई भी ऐसा जोक किया जा रहा है जिसके अंदर लड़की का मजाक उड़ाया जा रहा है या फिर लड़कों के भी किसी यौन अंग का मजाक उड़ाया जा रहा है या यौन अंगों के नाम पे गालियां दी जा रही हैं, तो क्या हम एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल, क्या मैं अपने कॉलीग्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कभी इस बात को लेके खड़ी होती हूँ या खड़ा होता हूँ, स्टैंड लेता हूँ कि ये करना गलत है? क्या अपने फैमिली के ग्रुप में ये स्टैंड लेते हैं? अगर हम ये चीजें ओपनली नहीं कर रहे हैं, ये नहीं, खुद नहीं समझ रहे हैं, अपने बिहेवियर्स नहीं चेंज कर रहे हैं, तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि जो यंगस्टर्स हैं वो भी इन बिहेवियर्स को वो नहीं सीखेंगे, वो हम ही लोगों से सीख रहे हैं। नई उम्र के बच्चों के सामने इंटरनेट पर एक अलग ही दुनिया खुल रही है। यहाँ जितनी अच्छी चीजें हैं उनसे ज्यादा शायद खराब हैं। तो फिर हम क्या करें? हेमलता कहती हैं, हमें उन स्पेसेस में जाना है, जैसे ऑनलाइन स्पेसेस, जहाँ पे लड़के और लड़कियां ऑलरेडी हैं, और उन ऑनलाइन स्पेसेस में हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन को फ्लोट करना है जो पॉजिटिव और प्रॉपर करेक्ट नॉलेज देते हो किसी भी मुद्दे पे, खासकर जेंडर से जुड़े हुए जो पुरुषों से अपेक्षाएं की जाती हैं बिहेवियर और लड़कियों से अपेक्षाएं की जाती हैं, उसकी वजह से उनके ऊपर क्या इसके गलत इम्पैक्ट होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन, और क्यों सेक्सुअलिटी के मुद्दे पे या रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ के मुद्दे पे जो चुप्पी बनी हुई है अपने शरीर को जानने के बारे में, अगर उसके बारे में हम करेक्ट नॉलेज देंगे और फिर बताएंगे कि अगर आप इन चीज़ों का वायलेशन करें तो हिंसा होती है, तो हम ऑनलाइन स्पेस में भी एक ऐसी जगह बना पाएंगे जहाँ पर बच्चे चाहे भूले भटके आए या फिर वो पर्पसफुली आए और धीरे धीरे उनकी वो आदत में बन जाए कि ये सोर्सेस सही है इन्फॉर्मेशन के और कन्वर्सेशन के, तो जरूर बदलाव आएगा। वहीं नीलिमा चौहान कहती हैं कि कहीं न कहीं लड़कों के इस तरह के व्यवहार को नजरअंदाज भी किया जाता रहा है। हम अपने लड़कों को, उन पर जो मर्द होने का दबाव एक सोसाइटी डालती है, एक पीयर प्रेशर का भी एक दबाव होता है, उस दबाव के चलते लड़कों जैसा जो व्यवहार है वो हमें इसलिए हैरान कर रहा है क्योंकि हमारे पास उसके सबूत हैं। अन्यथा हर पिता यह जानता है, हर वयस्क यह जानता है कि जब एक कोना मिलता है लड़कों को, जब एक अपना स्पेस लड़के अख्तियार करते हैं, मेंस ओनली स्पेसेस में जब मर्द होते हैं तो वो किस तरह की बातें करते हैं। हमें हैरानी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास हमारी एकदम आंखों के सामने मय सबूत ये सब चीज़ें हैं और हम उनको नकार नहीं पा रहे हैं। मुझे याद आता है कि आज से तकरीबन 10-15 वर्ष पूर्व जब मोबाइल फ़ोन और SMS और उसके साथ MMS की जब सुविधा आई थी,
तो दिल्ली के मथुरा रोड के DPS स्कूल का एक मामला सामने आया जिसमें एक 11th-12th की जो लड़की है और बॉयफ्रेंड है उसकी एक MMS लीक हो गई थी, और जिसके चलते बहुत अधिक सामाजिक जो शर्मिंदगी है उसके चलते लड़की के पिता ने सुसाइड कर लिया था। जब हम इस तरह के दोहरे मापदंड हम सोसाइटीज़ में अपनाते हैं, जब हम लड़कियों की सेक्सुअलिटी को दमित करते हैं, उनके सेक्सुअल राइट के एक्सेस को हम जब दमित करते हैं और लड़कों को अनलिमिटेड राइट जो है उनकी सेक्सुअलिटी का हम जब देते हैं, तो इसी तरह की घटनाएं इन समाजों में होती हैं। वो कहती हैं कि कई बार जब लड़कियां इस तरह के मामलों को उठाती हैं तो उन्हें ही शर्मिंदा किया जाता है। विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग, स्लट शेमिंग जैसा कि हर मामले में होता है, वैसा इस मामले में भी हमारे सामने आया है। और उन लड़कियों को भी, जिन लड़कियों की तस्वीरें वहाँ हैं, उनको भी इस बात के लिए कोसा गया और उनकी बेइज्जती की गई, उनकी स्लट शेमिंग की गई कि अगर वे शरीफ लड़कियां होती तो उनके साथ ऐसा क्यों होता। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में स्लट शेमिंग एक इस तरह का लड़कियों के लिए टैबू बनाया गया है कि उनके सारे सेक्सुअल राइट्स को, उनके सारे सोशल राइट्स को, उनकी सारी ऊर्जा को कंट्रोल किया जा सके। ये एक तरह का रेप कल्चर है। रेप कल्चर का एक और नमूना हमारे सामने इस समय शिद्दत से आया है, और हम चूँकि मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के पास में हैरानी और आशंकाएं और डर बेशुमार मात्रा में होते हैं, बस उनको इन चीज़ों के लिए एक कारण चाहिए होता है। तो जब भी कोई ऐसी घटना आती है तो हमारी आशंकाएं, हमारे डर, हमारे वहम जो हैं वो सरफेस पे तैरने लगते हैं। वरना यदि ध्यान से सोचे तो हम में से हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि हर घर में हम मर्द तैयार कर रहे हैं और हर घर में हम एक औरत को तैयार कर रहे हैं, और बचपन से ही इस तरह की हम फॉल्टी जेंडर ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और एक बहुत ही कुंठित और लज्जा से भरी हुई जो फेमिनिटी हम लड़कियों में भर रहे हैं, ये सब घटनाएं उसका नतीजा है। वहीं पेरेंटिंग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋतु गुप्ता कहती हैं कि ये पूरा मामला कहीं न कहीं परवरिश के स्तर पर हो रही लापरवाही का नतीजा है। बॉयज लॉकर रूम का जो ये मामला सामने आया है, उसके अलावा न जाने कितने ही बॉयज लॉकर रूम होंगे जिनका हमें अंदाजा भी नहीं है। मेरे दृष्टिकोण से ये पेरेंटिंग यानी कि परवरिश के स्तर पर कहीं न कहीं माता पिता और बच्चों के रिश्ते की टूटती कड़ी का संकेत है। जिंदगी की चुनौतियों और तनाव से जूझते हुए माँ बाप कब अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ ज्यादा सख्ती से पेश आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। दोनों ही स्थितियां अत्यंत हानिकारक हो सकती हैं। किशोरावस्था एक ऐसा दौर है जब इन बच्चों में हार्मोनल चेंजेस के कारण बहुत से शारीरिक एवं मानसिक बदलाव आते हैं। इस अवस्था में वे अपनी अलग पहचान और स्वतंत्रता पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। माता पिता से ज्यादा उन्हें दोस्तों के साथ रहना अच्छा लगता है, और मस्तिष्क में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का विकास न होने के कारण उनकी एनालिटिकल थिंकिंग यानी कि विश्लेषणात्मक सोच अभी डेवलप नहीं हुई होती, और वे बहुत ही आवेगशील यानी कि इम्पल्सिव होते हैं। ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित होना स्वाभाविक होता है, और इस उम्र में उन्हें एक ऑपोजिट सेक्स के प्रति प्यार और सम्मान की शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। सही समय पर सेक्स एजुकेशन देना, उनको बताना सही क्या है गलत क्या है, सेक्स एजुकेशन की नेचुरल साइंस की तरह समझाना, बताना, सिखाना वो अत्यंत आवश्यक है। माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को अपनी किशोरावस्था के किस्से सुनाएं, उसकी कहानियाँ बताएं, अपने से जो गलतियाँ हुई हैं वो उनके साथ शेयर करें, जिससे बच्चे भी आकर उनसे अपनी मन की बात कह सकें, उनसे डरे नहीं कि मेरे माँ बाप परफेक्ट हैं, इनसे मैं कैसे कहूँ अपनी गलतियाँ, कैसे उनके सामने अपनी मन की व्यथा रखूं। तो वो रास्ते खुले रखें जिससे बच्चे आपके पास आने में संकोच ना करें। कच्ची उम्र में बच्चे गलत राह पर चल सकते हैं। डॉक्टर ऋतु कहती हैं कि जरूरत है कि उनका हाथ थामा जाए, बैठकर उनसे बात की जाए और एक खुला संवाद उनके साथ स्थापित किया जाए। कच्ची उम्र में माँ बाप को सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उनके और उनके बच्चों के बीच बातचीत की परंपरा जारी रहे। सही उम्र पर उनको सही ज्ञान दें। ऑपोजिट यानी कि विपरीत सेक्स के प्रति प्यार और सम्मान की भावना हो,
बच्चे के घर में अगर उसके पिता उसकी माँ के साथ कैसे पेश आते हैं और अन्य स्त्रियों को देखकर उनका क्या बर्ताव और हाव भाव होता है, वह बच्चे पर गहरा असर करता है। और पेरेंट्स को अपने बच्चों का रोल मॉडल होना चाहिए। जैसे भी बच्चे देखेंगे अपने माता पिता का बर्ताव विपरीत सेक्स की तरफ, या किस तरह से दूसरे को सम्मान करना है, उसका मजाक बनाना है, या उसको उसके प्रति प्यार की भावना रखनी है, ये सब बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। जिंदगी की भागदौड़ और घर चलाने की मशक्कत में फंसे माँ बाप कई बार समझ ही नहीं पाते कि उनके अपने बच्चे ऐसे रास्ते पर या ऐसी जगह हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। माँ बाप को पता कैसे चले कि बच्चे भटक रहे हैं? डॉक्टर रितु गुप्ता सलाह देती हैं। आपका बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है, इसका अंदाजा आपको तब हो जाना चाहिए जब या तो आपके बच्चे आपसे बातें छुपाने लगें, कमरा बंद कर कर बैठने लगें, बाथरूम में ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताने लगें, कंप्यूटर पर घंटों लगे रहने लगें और आपके जाते ही स्क्रीन चेंज कर दें, आपसे नज़रें चुराने लगें, आपसे कुछ भी बात शेयर ना करें, किन दोस्तों से मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब जाएंगे, कब आएंगे, ये सब बातें शेयर करना बंद कर दें। तब आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और ये सब जब आपको ऐसा लगता है तो आप ये जानिए कि ये सब क्यों हो रहा है, कहाँ पे कुछ कड़ी मिसिंग रह गई। तो सारे पेरेंट्स आप ये समझ लीजिए कि यदि आप स्वयं सेक्स एजुकेशन को लेकर या सेक्स का नाम सुनते ही शर्मिंदा होने के बजाय यदि सही समय पर अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देंगे और इसमें आप विज्ञापनों और पिक्चर्स आदि का माध्यम यूज़ कर सकते हैं और सही सेक्स एजुकेशन एक साइंस के रूप में उन बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चे अगर आप नहीं बताएंगे तो वो कहीं ना कहीं बाहर जाकर वो सारी नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे और उसमें बहुत कुछ गंदगी भी उनके सामने पड़ेगी। तो सही क्या है, गलत क्या है, इसकी पहचान आप उनको करा सकते हैं। अगर आप ही वो पहली कड़ी हैं जो उनको उस सब एजुकेशन के लिए, उस सारी शिक्षा से अवगत कराएं, तो बच्चे सही रूप में सब चीज़ों की वैल्यू करना सीखेंगे, ऑपोजिट सेक्स को रिस्पेक्ट देना सीखेंगे और समझेंगे कि जो भी संबंध होते हैं, चाहे वो विपरीत सेक्स के लिए हों या दूसरे बच्चों के प्रति भाव प्यार का होना चाहिए या सम्मान का होना चाहिए, ना कि उनको एक्सप्लॉइट करने का, उनको परेशान करने का, मौकरी करने का, चिढ़ाने का या उनके अश्लील चित्र आपस में शेयर करके मज़े उड़ाने का। तो उनको वो सारी नॉलेज जो है वो आप ही दे सकते हैं, आप उनका रोल मॉडल बने। सबसे ज़रूरी है कि अपने बच्चों से दो तरफा निरंतर बातचीत की परंपरा को बनाए रखें, जिससे वे आपसे कुछ भी छुपाने की आवश्यकता को महसूस ना करें। डॉक्टर रितु कहती हैं कि जरूरत ये भी है कि ये भी समझा जाए कि बच्चों की ऐसी मानसिकता क्यों बन रही है। आप यह भी समझने की कोशिश करें कि इस मामले में जितने भी बच्चे इन्वॉल्व हैं, उनकी मानसिकता ऐसी क्यों बनी। हो सकता है कि इन बच्चों को सही शिक्षा सही समय पर ना मिली हो और इनके माँ बाप ने इनके ऊपर ध्यान ही ना दिया हो और इन्होंने जो भी कुछ सीखा हो अपने दोस्तों के साथ मिलकर, और जो कि आजकल इतना सारा इंटरनेट पे गलत नॉलेज है, उसको उन्होंने ग्रहण किया हो और उसको गलत तरीके से ही सीखा हो और उनके लिए सिर्फ ऑपोजिट सेक्स एक ऑब्जेक्टिफिकेशन की चीज़ है या वो लड़कियों को एक गलत रूप में ही देखते हैं, उनके लिए सम्मान और प्यार की भावना नहीं रखते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि पूरी तरह से इन बच्चों की गलती नहीं है, उनको वो संस्कार और वो सही गलत की पहचान दी ही नहीं गई। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों को दोष देने से पहले या दंड देने से पहले हम उनकी मानसिकता को समझें, उसके सोर्स पर जाएं और उनसे बातचीत करें, उनको समझाएं, उनके माता पिता से भी बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता तक हम पहुंचकर यह सारी जो शिक्षा जो मैंने आपसे डिस्कस किया है उस बात को पहुंचाएं कि वो अपने बच्चों को समझें और उनको आगे समझाएं, उनके साथ जुड़े रहें, जिससे वे कभी भी आपसे कुछ भी ना छुपाएं। बॉयज लॉकर रूम के इस पूरे प्रकरण ने इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा और आसानी से उपलब्ध अश्लील सामग्री के सवाल को फिर उठाया है। हालात कितने
गंभीर हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2020 की पहली तिमाही में ही इंस्टाग्राम पर बच्चों के साथ बुलिंग और हरसमेंट के 15 लाख से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए। साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल कहते हैं कि ये मामला इंटरनेट पर खड़े हो रहे एक बड़े खतरे का संकेत है। देखिए, ये एपिसोड शो करता है एक बहुत बड़ी समस्या जो भारत को जूझने वाली है। जबकि पिछले करीबन 1.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, विभिन्न प्रकार के बच्चे अपनी जिज्ञासा के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग डार्क साइट्स पर, पोर्नोग्राफिक साइट्स पर जा रहे हैं और अपनी सेक्सुअल परवर्शंस को एग्जिबिट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं विभिन्न फोरम्स, प्लेटफॉर्म्स पर। तो इस 1.5 महीने में हमने देखा है कि साइबर क्राइम की तादाद बहुत बढ़ गई है। साइबर क्राइम्स न केवल बच्चे कर रहे हैं बल्कि बच्चों पर भी किया जा रहा है। कानून में बच्चा वो होता है जो 18 साल से नीचे का हो। तो लाजमी सी बात है, ये बॉयज लॉकर रूम केस एकमात्र नहीं है, केवल जो आइसबर्ग है उसकी टॉप मोस्ट टिप है। अगर आप नीचे सतह के नीचे जाएंगे तो पाएंगे इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारी वार्तालापें आपको मिल जाएंगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत को एक अपना सुदृढ़ पोजीशन लेनी पड़ेगी ऑन दिस इशू। कारण ये है कि अभी जो वर्तमान कानून है वो इस तरह की चुनौतियों से संपूर्णतः डील करने के लिए सक्षम नहीं है। जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है उसमें भी कवरेज तो है, बट इस तरह की नए उभरते हुए साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज को अच्छा होगा कि हम कारगर नए कानूनी प्रावधान लेकर आए। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो प्रावधान है उसको साइबर क्राइम के संदर्भ में थोड़ा बहुत पुनः से विश्लेषण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज बच्चे साइबर क्राइम्स बहुत प्रोफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं, बड़ों से अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए कि वो कानून में बच्चा ही माना जाए और उनको कानून बहुत ही सॉफ्ट ट्रीटमेंट प्रदान करें। तीसरी बात, मुझे लगता है कि इस केस ने साबित कर दिखाया है कि भारत को अपना इंटरमीडिएट लायबिलिटी के कानूनी प्रावधान है उस पर पुनः से नजर डालनी पड़ेगी। अब इतना सारा गदर आपके प्लेटफॉर्म पर मच रहा है और आप इंस्टाग्राम कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं है, आप एक तमाशबीन बने रहते हैं। ये स्थिति बहुत देर तक लॉजिकल नहीं होने वाली है। मुझे लगता है ये जो इंटरमीडिएट लायबिलिटी है इसके कानूनी प्रावधानों को और ज्यादा सशक्त करना पड़ेगा और क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि इन सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रोएक्टिवली कदम उठाने हैं कि इनके प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की कोई गैर कानूनी गतिविधियां न हो। तो अब ये तो जहां तक इस केस की बात है, तफ्तीश चल रही है। अब देखते हैं तफ्तीश में कौन आइडेंटिफाई होता है, कौन निकल कर आता है और क्या वो नाबालिग है, क्या वो अडल्ट है और अगर है तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक रेलेवेंट एविडेंस है उसको एकत्रित किया जाता है और कैसे प्रोसिक्यूशन होती है। लेकिन ये एकमात्र केस नहीं है। भारत को जो बड़ी प्रॉब्लम है उसके साथ जूझने की आवश्यकता है ताकि हम एक डेफिनेट मैसेज तमाम सारे समाज को और तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को दे दें। पवन दुग्गल कहते हैं कि सोशल मीडिया कंपनियां अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती। देखिए, सोशल मीडिया कंपनीज भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत इंटरमीडिएट हैं, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। धारा 79 IT एक्ट कहता है कि अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप ड्यू डिलिजेंस अपनाएंगे अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज का निर्वाह करते हुए। अब ड्यू डिलिजेंस के विभिन्न सारे पैरामीटर्स 2011 के IT रूल्स में परिभाषित किए जा चुके हैं। लेकिन दिक्कत की बात है कि आज भी जितने सारे सोशल मीडिया कंपनी हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की आड़ के पीछे छुप जाते हैं। 2015 में उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कह दिया कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको लाखों रिक्वेस्ट रोज आएंगी, आप कुछ नहीं करिए, आप चुपचाप बैठ जाइए। आप तभी कुछ एक्शन लीजिएगा जब आपको अदालत का ऑर्डर मिले या पुलिस या गवर्नमेंटल एजेंसी से ऑर्डर मिले। तो अधिकांश अब सोशल मीडिया कंपनी चुपचाप बैठ जाती हैं, तमाशबीन हो जाती हैं, कहती हैं साहब हम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना है। भूल जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये नहीं था कि आपके सामने जुर्म हो रहा है और आप तमाशबीन बने रहें। अदालत की वो जजमेंट ये नहीं कहती कि साहब आपको जो प्रोएक्टिव ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए वो आप ना करें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कानून में आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी, संशोधन करना पड़ेगा सेक्शन 79 IT एक्ट का। और ये स्पष्ट मैसेज सोशल मीडिया को कंपनीज को देना होगा कि अगर आप भारतीय मार्केट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं और उपभोक्ताओं तक अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तब आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप भारतीय कानूनों के और कानूनी प्रावधानों के संपूर्णता पालन करेंगे। नहीं करेंगे तो उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बॉयज लॉकर रूम का मामला और उसके बाद शुरू हुई बहस ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम अपने बच्चों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं।
अगर आपके घर में भी बढ़ती उम्र के बच्चे हैं तो उनके कच्चे कदमों को सही राह पर रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद है इस जिम्मेदारी में कोई कोताही आप नहीं करेंगे। इस पॉडकास्ट के बारे में आप अपनी राय हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके भेज सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।